पेरेंट्स कितना सपोर्टिव है ना, अगर उनका कोई इमोशनल कंसर्न्स है तो इमोशंस मैनेज करने में फैमिली और फ्रेंड्स कितना हेल्प कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर ये हो गया कि इकोनॉमिक फैक्टर विच इज द मोस्ट चैलेंजिंग। जब हम नॉर्थ इंडिया या पहाड़ी ऐसे इलाके में बात करते हैं, रूरल विलेज एरियाज, तो वहाँ पे सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई भी चीज़ करने से पहले सोसाइटी क्या कहेगा, है ना, क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में कौन जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस का सामना उस एक इंसान को करना पड़ता है, A to Z कोई भी। यहाँ पे हम भी शायद उस टाइमलाइन से गुजरे हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली इसमें समझ में आता है कि फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के बिना नहीं होगा। विदाउट अ वेल साउंड वर्किंग ह्यूमन ब्रेन वी कांट गिव एनी आउटपुट। और फिजिकल बॉडी वुड बी नथिंग बट नम, है ना। जैसे अगर हम कहा जाता है कि सुबह नहीं उठेंगे, सही खाना नहीं खाएंगे, तो सुबह उठ के ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ऑब्वियसली हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छा, राइट। इसलिए बोलते हैं कि खाना सोना बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। I would like to add one more point. Recently, I am writing a paper on effect of nutrition on mental health. So while I was doing the research, it is a review paper. तो जब मैं research कर रही थी तो मुझे I came across a gut brain axis this concept. So which says जो हमारी gut health है, means जो हमारा digestion, absorption और जो हमारा nutrition है, वो हमारे जो हमारा attention span है, जो हमारा जो फोकस है, हमारा जो ब्रेन की जो रीजनिंग है, इन सबको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। इफ वी आर टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स लाइक स्नैक्स, so they are impacting our brain neurons in a negative manner, so the neurons are becoming hyperactive. So उसका आउटकम ये हो रहा है कि we are not able to focus, we are not able to concentrate, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस और एंजाइटी, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जो अभी हम देख रहे हैं छोटे बच्चों में, बिकॉज हमें ADHD के केसेस बहुत मिल रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनमें हमें ADHD बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी जो रिसर्चेस हो रही हैं, न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे क्या है, तो न्यूट्रिशन के इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे नहीं है कि हम बीमार हो जाएंगे या हमें कोई डिजीज हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी डायरेक्टली अभी प्रूव हो चुका है। मतलब और हमारी जो बॉडी का सेरोटोनिन है, लाइक हम सेरोटोनिन जिसे हम कहते हैं फील गुड हार्मोन, सेरोटोनिन जो है 90% जो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है वो हमारे गट में होता है, हमारे स्टमक में होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, मतलब व्हाटएवर वी आर ईटिंग, है ना, जो भी हम खा रहे हैं, है ना, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर ही है। इसी को बैकअप करते हुए मैंने एक स्टडी पढ़ा था ग्लोबल मेंटल हेल्थ सर्वे में कि आजकल के यूथ जनरेशन में 44% लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन करते हैं, राइट। एंड अमंग 55 एज के ज़्यादा लोग जो है और ओल्डर जनरेशन, दे ओनली कंज्यूम 11% ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसके वजह से उनका जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका परसेंटेज जो मेंटल हेल्थ क्वोशिएंट निकला है कि उनका कितना हैप्पीनेस, कितना उनका लाइफ सेटिस्फैक्शन है, उसका परसेंटेज यंग में सिर्फ 33 स्कोर है, राइट। whereas people above 55 is 96 out of 100. That is the generational difference that has been come up in the study. And one more significant finding that I observed, उसमें लिखा हुआ था कि people who consume ultra processed food items frequently, तो उनकी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन उन्हें अच्छा फील होता है। Okay, most of the time they will be, yeah, I've studied it, मतलब मैंने इससे रिसर्च में पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि ऐसे लोग जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसे दिन कम होते हैं जब वो उन्हें अच्छा फील होता है। So this is also a fact. Ultra processed food, obesity, and then lethargic, then emotional dysregulation, right? Relationship issues, ज़्यादा गुस्सा, diabetes, relationship issues, the heart diseases. अगर हम डेली लाइफ में देखें तो इमोशनल इश्यूज आ गए, रिलेशनशिप इश्यूज आ गए, घर वालों के साथ लड़ाई, और उस सबसे बचने के लिए सब्सटेंस, सबसे खतरनाक एलिफेंट इन द रूम, सब्सटेंस, है ना, कोई भी तरह का नशा करना। So that is a cycle which keeps on going on these days. जैसा कि सर आपने कहा कि स्टार्टिंग में कि फिजिकल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे मेंटल हेल्थ को, तो उसी को लेकर के पहले शालिनी मैम का परिचय लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम शालिनी मैम से इसी बात पे रखेंगे। ओके, मेरा नाम शालिनी है और मैं अभी प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस लक्ष्मण सिंह महल परिसर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। बाकी कुछ मैंने ऐसा कुछ
किया नहीं है। आई एम जस्ट मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ। अपने आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, आई हैव ऑलवेज क्वेश्चन देम, जो भी चीज़ें हो रही है कि हमें करनी है तो मुझे मेरे दिमाग में सवाल आता है कि क्यों करनी है। सो आई आस्क क्वेश्चंस। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ड्यू टू माई स्केप्टिकल बिहेवियर और क्यूरियोसिटी, सो आई एम क्यूरियस टू नो थिंग्स। एंड रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स में भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसके अंतर्गत हम मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, चाइल्ड साइकोलॉजी, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दैट्स इट। तो जैसे आपका बैकग्राउंड जो बच्चों के साथ ज़्यादा है, बच्चों के साथ आप ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन में रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे यूथ हैं उन पे क्या वो डे टू डे लाइफ पे क्या मतलब स्ट्रगल किस चीज़ों पे कर रहे हैं, या उनको क्या ऐसी सिचुएशन है जिस पे वो थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हैं। ओके, सो जैसे यूथ, अगर मैं बात करूँ जो कॉलेज वाले जो यूथ हैं, जो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एडोलेसेंस या यूथ वाला फेज है, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस का फेज है ना। बॉडी में बहुत सारे फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसका आउटकम हमारे बिहेवियर पे, हमारे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा हमारे जो करियर प्रेशर है, करियर एस्पिरेशंस है, उसके लिए बच्चा स्ट्रगल करता है। दूसरा स्ट्रगल है कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए स्ट्रगल करता है कि हु वी आर, व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ, लाइक यू ऑल माइट बी स्ट्रगलिंग एट दिस फेज ऑफ टाइम कि हमें क्या करना है। तो उस समय पे मुझे लगता है कि ये जो मेजर चैलेंज है यूथ के लिए कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, उसको आइडेंटिफाई करना अभी यूथ के लिए उस फेज में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए, जब मैं उस फेज में थी तो मेरे लिए भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना। तो वो हर किसी के लिए होता है। जब भी हम उस फेज में होते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है ना, तो व्हाट वी आर सीइंग उस इंफॉर्मेशन एरा में, उस आईटी में या सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना हम एक तरह से मान लो कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो यूथ है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि व्हाट ही और शी वांट्स टू डू, क्योंकि वो इतना कंफ्यूज है। सपोज अगर आप किसी सोशल इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि वाह ये कितना बढ़िया तरीका है, इसकी तरह मैं अपने वीडियो बनाता हूँ और समडे मे बी मैं पॉपुलर हो जाऊंगी और आई विल स्टार्ट अर्निंग। अब ठीक, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई कर रहा है तो लाइक अब देखोगे तो गवर्नमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट जो भी कंडीशंस हैं कंट्री की, मतलब दे आर नॉट वेरी गुड। तो उस चीज में एक लाइफ टाइम एक एग्जांपल है, देयर वाज एन इन्फ्लुएंसर, शी वो पोस्ट करते थे इंस्टाग्राम में वेरी वेरी गुड फॉलोअर्स, बीच में फॉलोअर्स ड्रॉप हो गया। दैट वाज द ओनली रीजन दैट शी कमिटेड सुसाइड, कि दैट हर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ड्रॉप्ड। तो दैट अकाउंट्स टू दैट। या तो क्योंकि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में मुझे लगता है सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन की एक्सेस हम सभी के पास बढ़ गई है ना। मुझे लगता है हमारे टाइम पे ये इंफॉर्मेशन की एक्सेस इतना नहीं थी, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता था दैट वाज मोस्टली बुक्स, मैगजीन, अखबार, ठीक है। तो हम उसी को पढ़ते थे, उसमें हम देखते थे कि व्हाट वी कैन डू अकॉर्डिंग अवर स्किल्स, कैपेबिलिटी और अवर सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक जो भी हमारे पास कैपेबिलिटी है उसके अनुसार हम देखते थे कि हम क्या कर सकते हैं। बट अभी क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो स्क्रूटनाइज नहीं है या फेक है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखोगे, मतलब मोस्टली लोग जो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनकी लाइफ 100% वैसी होती है ना। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो ऑब्वियसली अगर मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ तो मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं दिखाऊंगी ना। तो उससे मुझे लगता है कि हम तो, क्योंकि अब हम एडल्ट बन गए तो हमारा ब्रेन उस तरह से रीजनिंग कर सकता है, लेकिन जो यंग है, जो यूथ है, जो एडोलेसेंस वाली फेज में बच्चा है, उसको नहीं पता। उसका ब्रेन, क्योंकि रैशनल ब्रेन अभी नहीं है, ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, तो उसमें रैशनैलिटी अभी बहुत ज्यादा नहीं होती है। और प्लस क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशन इतने फ्लक्चुएट होते हैं, है ना, इमोशन इतने इंटेंस फील होते हैं। मतलब सपोज करो कि अगर आपका आपके फ्रेंड से झगड़ा हुआ तो आपको वो इमोशन ज्यादा इंटेंस फील होंगे। अगर सपोज करो मेरा किसी कलीग से झगड़ा हुआ तो मेरे को वो इतने इमोशन इतने इंटेंस फील नहीं होंगे, लेकिन आपको वो बहुत इंटेंस फील होंगे। आपको लगेगा कि दुनिया तबाह होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी से ब्रेकअप हुआ, अगर मेरा ब्रेकअप हुआ, दोनों केसेस हैं, ठीक है, मैं 30 ईयर्स की हूँ, आप 20 ईयर्स की, तो आपको जो ब्रेकअप का जो इमोशन फील होगा वो आपको इतना डिवास्टेटिंग फील होगा कि आपको लगेगा कि अब दुनिया इसके आगे है ही नहीं, यू कैन नॉट मूव ऑन। लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि मेरा ब्रेन अब थोड़ा सा रैशनल हो गया है, वो लॉजिकली चीजों को सोच सकता है। वो सोच सकता है कि अगर ऐसा हो गया, चलो ठीक है, रिलेशनशिप में यहाँ ब्रेकअप हो गया तो व्हाट एल्स आई कैन डू। लेकिन आपका ब्रेन उस तरह से अभी नहीं सोच पाएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए इमोशन की जो इंटेंसिटी है इस एज में बहुत ज्यादा फील होती है। इसीलिए अगर मैं किसी यूथ को डांटूं, मैं उसको बोलूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, या
आप सपोज करो कि वो कोई गलत काम कर रहा है, मैं स्कूल में ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका जो ईगो होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस, उस समय में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने अगर उसे ऐसा बोल दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मतलब बच्चा ये कंसिडर नहीं करता या वो नहीं समझता कि वो क्यों कह रहे हैं, उसे लगता है कि मुझे कैसे मना कर दिया, है ना। तो लाइक वो जो एक इम्पल्स होता है उस फेज में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटेंस होता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि और इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास सोसाइटी में, स्कूल्स में, कॉलेज में कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। हमारी एजुकेशन सिस्टम या हमारा स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन इन सब चीज़ों को अभी भी डील नहीं कर रहा है। हम मानते ही नहीं है कि एडोलेसेंस को कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फॉर उनकी इमोशनल रेगुलेशन के लिए, उनकी लाइफ में सपोज करो। अब पेरेंट्स का जो पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट्स को लगता है कि क्या है, मतलब हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा बच्चा। लेकिन उस स्टेज का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर हम कहें तो है कि बच्चा पेरेंट्स की बातों को नहीं सुनता, उस पर उसकी जो पीयर्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनकी बातों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा कंपैरिजन टू कोई उसका पेरेंट्स है। तो वो उस एडोलेसेंस फेज का एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन सब चीज़ों को अभी भी एड्रेस कर पाने में मुझे लगता है कि सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर यूथ है तो उसको करियर का स्ट्रेस नहीं होगा, उसको एकेडमिक्स का स्ट्रेस नहीं होगा, या उसको इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हम इन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं अभी तक भी कहीं। मुझे नहीं लगता स्कूल में हमारे पास कोई काउंसलर है या कॉलेजेस में हमारे पास कोई ऐसी काउंसलिंग सेल वगैरह हैं जो कि एडोलेसेंस को इस तरह से डील कर रही है, या वो कहीं बात करने के लिए एटलीस्ट जा पाए, किसी को अप्रोच कर पाए। वो किसके पास जाते हैं? अपने दोस्तों के पास। उसका दोस्त भी उसी स्टेज पर है जिस स्टेज पे वो है, तो क्या सोल्यूशन निकल के आएगा? वैसा ही सोल्यूशन निकल के आएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ नीड कि इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए वी शुड मेक सर्टेन, मुझे लगता है, मैकेनिज्म एट अवर स्कूल एंड हायर एजुकेशन लेवल। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे फैमिली में पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि खाना खा लिया, पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, बट इट्स वेरी रेयरेस्ट इन द रेयर दैट दे आस्क कि क्या तुम खुश हो, है ना, क्या तुम जो कर रहे हो उससे तृप्त हो, राइट, आर यू सैटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग, राइट। आई एम लकी माय पेरेंट्स टू आस्क, ठीक है। तो वो एक फैक्टर है। और जो बच्चे, हम उनको कराटे सिखाते हैं, हम उनको बॉक्सिंग, ताइक्वांडो सिखाते हैं, उनको अबैकस सिखा रहे हैं, उनको गाना सिखा रहे हैं, गिटार सिखा रहे हैं, बट उनको खुद से जो चीजें, जैसे हम बचपन में थे, है ना, हम क्या क्या नहीं करते थे, राइट। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वी कैन सी द जनरेशन गैप, है ना। छोटे से छोटे बच्चे, लाइक लिटिल गाड़ी, नॉर्मल एग्जांपल, हम कहीं ट्रिप जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑन देयर फोन्स, है ना। हमारे पास उस टाइम फोन नहीं था, और था भी तो वी यूज्ड टू हम देखते थे कि रास्ते में हमने क्या क्या देखा, हमने कौन कौन सा कितने पेड़ गिरे, है ना। हम बोर नहीं होते थे, कुछ ना कुछ कर ही लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बोर होते हैं, तो एंड देन दे एक्सप्लोर वेज हाउ टू किल दैट बोर्डम इन मोस्टली नेगेटिव। पॉजिटिव चीजें करने इज रेयरेस्ट टू द रेयर, है ना, कि वो उसी चीज में फिर एंटांगल हो जाते हैं कि ठीक है यही है, यही करना है। इसके साथ मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चों को ही वी शुड नॉट ब्लेम। No, मुझे लगता है कि exactly. जैसे जैसे समय बदला है ना, इन्फॉर्मेशन अब बच्चों के पास इतनी एक्सेस है, मतलब एज अप्रोप्रिएट कंटेंट भी बच्चे के पास है। एक छोटे बच्चे का फोन हो गए तो उसके पास क्या कंटेंट आएगा यू नेवर नो, ठीक है। उसका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अभी मैच्योर नहीं है, ये बात हम नहीं समझ रहे हैं। सिमिलरली ये चीजें मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स पे भी अप्लाई होती है। जैसे हम बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं ऑल द टाइम, बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी बिफोर बिकमिंग पेरेंट दे शुड, उनको अवेयर होना चाहिए, उनको एजुकेट होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो बच्चे का ब्रेन है वो कितना डेवलप है, वो किस तरह से काम करेगा, उस किस इवेंट का उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि एक पेरेंटिंग के लिए मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिसमें पेरेंट्स को अवेयरनेस हो कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट बच्चे पे बहुत ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ जो वो कह रहे हैं। कहना मैटर नहीं करता है कि बच्चा जो अपने आसपास होते हुए देखता है, सपोज करो पेरेंट्स दिन भर खुद फोन चला रहे हैं, तो फिर वो बच्चों कहते हैं नहीं यू स्टडी, तो ऑब्वियसली बच्चे पे जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसको देख रहा है बच्चा, उसका इफेक्ट ज्यादा है इंस्टेड ऑफ व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग। वो देख रहा है आप उनके माता पिता कभी कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी खुद ही नहीं कर रहे, तो बच्चा क्या करेगा? मतलब सिर्फ बच्चे को सोली ब्लेम करना भी यहाँ पर सही नहीं होगा। नहीं, बच्चों को फोन दिया जाता है। अभी कर्नाटक में रिसेंटली बिलो 16 एज phones and social media ban. Nobody can have a social media in Karnataka before the age of 16. Relevant हो गया, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगा तो और कौन करेगा? I think बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अभी पढ़े थे, स्वीडन है, नॉर्वे है या ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों ने स्कूल्स में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग बंद कर दी है। अभी मतलब उनका कोई प्रोफाइल में वो अकाउंट नहीं बना सकते, वो यूज नहीं करेंगे, स्कूल्स में मोबाइल लाना उन्होंने बैन कर दिया। ग्लोबली चीजें हो रही हैं, इंडिया में होना चाहिए। कर्नाटका में हुआ है, कर्नाटका कर्नाटका में श्योर तो
वही हम लोग की फैमिली और एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, तो उसी के साथ हम पूजा मैम की तरफ बढ़ेंगे। पूजा मैम, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत हमको बताइए, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम पूजा तिवारी है और अभी मैं OSC वन स्टॉप सेंटर जो कि महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, मैं कार्यरत हूँ एज ए काउंसलर। और ये जो विभाग है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है OSC, तो OSC जो है बेसिकली वुमेन्स को और फीमेल्स को लेके चलता है, जहाँ पे हम उनके साथ उनके जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है या उनके जो भी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए जब भी वो हेल्प सीख करते हैं सो दे कैन रीच आउट टू OSC। एंड ये वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया पे OSC वर्क कर रहा है अभी। सो इसके लिए विमेन हेल्पलाइन नंबर है 181, जिसके थ्रू वो हमसे रीच आउट करते हैं एंड देन दे कैन सीक फॉर वट एवर हेल्प दे नीड। बेसिकली हम उनको लीगल एड भी देते हैं एंड मेडिकल एड भी उनको दिया जाता है, एंड शेल्टर एंड काउंसलिंग ऑल्सो वी प्रोवाइड दैम। सो यस, हमारा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप काउंसलर हैं और आप फैमिली और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी देखा इसके बारे में, क्योंकि हमारी फैमिली और हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी वेलबींग में। हमारा क्वेश्चन ही यही है कि हमारा फैमिली और हमारा एनवायरनमेंट हमारे कैसे डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो आज both of our colleagues mentioned this कि फैमिली और एनवायरनमेंट, चाहे हम फिजिकल हेल्थ में भी बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं फैमिली वहाँ पे भी इंक्लूड हुई कि फैमिली समझती है या नहीं समझती कि बच्चे को क्या चाहिए। और वैसे ही जब हमने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बात की तो वहाँ पे भी आए कि पेरेंट्स खुद क्या कर रहे हैं और एनवायरनमेंट क्या कर रहा है। तो ऐसे ही एनवायरनमेंट और फैमिली का जो रोल है वो वी कैन से लाइक दिस इज द बेस ऑफ द चाइल्ड। जैसे फैमिली है तो जब बच्चा देखता है पहले उसको देखता है, दिमाग को देखता है, राइट। और जब वो कुछ भी चीज़ लाइक वी से जो फैमिली है वो हमारा पहला स्कूल है। तो जब भी बच्चा देखता है तो फैमिली को देखता है, मम्मा से देखता है, पापा से देखता है। एज मैम मेंशन कि बच्चा देख रहा है कि पेरेंट्स अपना फ़ोन चला रहे हैं, सो व्हाट ही विल लर्न और व्हाट शी विल लर्न, राइट। तो वही चीज़ है कि फैमिली क्या उसको दे रही है, बट वी आर प्रोवाइडिंग टू दैट चाइल्ड। एंड सेम थिंग इज लाइक कि एनवायरनमेंट, लाइक उन्होंने कहा कि इंडिया में कब आएगा, तो एनवायरनमेंट है पिथौरागढ़ पे कब आएगा या उत्तराखंड पे कब आएगा, राइट। तो ये भी क्या है, एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर सराउंडिंग में एंड मतलब हम कह सकते हैं कि अब तो सोशल मीडिया हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा बन चुका है कि बच्चा देख रहा है अच्छा इसमें ऐसा हो रहा है, इसने ये कपड़ा पहना है। लाइक मैम सेड सो सॉरी कि उन्होंने बोला कि हाँ बच्चे ने देखा कि ये जो इन्फ्लुएंसर है उसने ये वो ऐसा लाइफ उसका स्टाइल चल रहा है, वो मेरा नहीं ऐसा चल रहा है। तो ये क्या हुआ, टोटली हो गया, इन्फ्लुएंस्ड हो गया। नहीं मम्मा मुझे भी एप्पल का फ़ोन चाहिए, भैया सारे लोग एप्पल फ़ोन लेके चल रहे हैं। नहीं मम्मा मेरे को भी जॉर्डन के जूते चाहिए, भैया सबके मेरे दोस्त लोग सब ऐसा ही पहन रहे हैं या नहीं है। ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई कि अभी हम लोग अपने स्टेटस क्या करते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, मुझे उससे ऊपर चाहिए या उसके बराबर चाहिए। सो दिस इज प्योरली एनवायरनमेंट, राइट। तो बाहर के लोगों ने बोला कि ठीक है कि जैसे हमने कहा कि जो यूरोपियन कंट्रीज है या जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया मेंटल हेल्थ में। एज मैं मेंशन कि ईगो ऑफ चाइल्ड आता है और कि कैसे बच्चा ये सब चीज़ों को देख रहा है कि मैम ने कहा मैं उनको डांट रही हूँ तो देख इनसे ये मुझे कैसे डांट सकते। तो समवेयर वो क्या है कि फैमिली में उसको बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा पैम्पर कर दिया है कि उन्होंने बोला कि हाँ बेटा नहीं ये तो मेरा इकलौता बच्चा है, नहीं बेटा तू ले ले। क्योंकि फैमिली ने उसको क्या कर दिया, आप उसको स्पून फीडिंग अगर कर रहे हैं ना तो लेटर ऑन इट विल बी लाइक हैजार्डस फॉर हिज मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और वो उस चीज़ को फिर वो हेल्प सीख नहीं कर पाएगा, वो ना नहीं सुन पाए, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, फैमिली बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट कर रही है इस रोल में। और दूसरा एक और जो मैम ने मेंशन किया कि जो फैमिलीज में जो है जैसे पेरेंट्स बन रहे हैं, उससे पहले पेरेंट बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, मतलब कि हो या नहीं हो उस केपेबल, तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हो, आपका अपना फटा पड़ा है कि हाँ यार एक छोटी सी चीज़ है, यू गॉट ट्रिगर, ऐसा मुझसे ऐसे इसने कैसे कह दिया। एज आई एम वर्किंग विथ विमेंस OSC में, तो हम आए दिन देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। विमेंस आ रही है, वी नीड लाइक डाइवोर्स, अब मेरे से नहीं हो रहा, मुझे तलाक चाहिए इस आदमी से, ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि दे डोंट हैव दैट। देखो मतलब इफ यू विल सी कि शादी जो है ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही ऐसा हनीमून फेज चलता है, नहीं चलता। लाइक आपके अच्छा भी आएगा टाइम तो बुरा भी आएगा, बट दे आर लाइक
चाहिए कि अच्छा अच्छा चाहिए भाई, बुरा चाहिए ही नहीं, है ना। तो वो क्या है कि समवेयर और एल्स वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रोग्राम भी है, तेरे मेरे सपने करके, सेतु आयोग के साथ। तो हियर दे आर वर्किंग ऑन दैट कि आप शादी, प्री मैरिटल काउंसलिंग, तो शादी से पहले काउंसलिंग के लिए दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट आई गेस, कि उससे पहले अगर आपको पता चले कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक दूसरे को कभी कभी झेल भी सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट और फैमिली का यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लगता है। एज अगर हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं दिस इज आवर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे जो भी बातें हो रही है समवेयर और एल्स वी आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट। कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प मिल रही है, कहीं ना कहीं हम लोग के अगर ऐसे सेशंस होंगे तो एनवायरनमेंट जो होगा क्या हो जाएगा कि ओके अगर मैं अपनी, जैसे सर ने कहा कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, बट यहाँ पे क्या है कि वी हैव एन एनवायरनमेंट, तो हम बात कर सकते हैं उस बारे में। तो एनवायरनमेंट हमको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, राइट। मतलब अभी जो जेंजी कम्युनिटी है उनका द नीड टू कि मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए, है ना। मुझे 15 साल में मुझे कमाना है, क्योंकि मुझे घर वाले तो कुछ दे नहीं रहे, है ना, आईफोन नहीं दे रहे जो मैं बोल रही थी, तो मुझे बनना है 40 साल का। तो 20 हम देख सकते हैं एक जो बच्चे दिखना चाहिए, दे डोंट लुक लाइक चिल्ड्रन एनीमोर, है ना, वो बड़े दिखते हैं, है ना। छोटे से जिम जाते हैं, बचपन से नशे का ये हो जाता है, कैद हो जाते हैं, एंड देन जो उनके एक्टिविटीज होते हैं वो भी बहुत अडल्ट लाइक हो जाता है। इसके वजह से उनका पूरा लाइफस्टाइल बहुत यंग में ही अडल्ट बन जाता है। 20 एज के बच्चे 40 साल के दिखने लग जाता है। उनका थिंकिंग हो, उनका एक्टिविटीज हो, उनका जो भी डेली रूटीन हो, एकदम इट्स नॉट चाइल्ड लाइक। 20-year-old child should be like a 20-year-old child. इसका एक रीजन ये भी हो सकता है सर, क्योंकि जैसे बच्चा कुछ करता है ना छोटा सा, हम बोलते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, अब ऐसा मत करो, और जैसे ही वो कुछ बड़ा, अच्छा मम्मा क्या कह रहे थे, बेटा तुम बच्चे हो, उसको हम खुद ही इतने कंफ्यूजन में डाल देते हैं, राइट। तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चे को आपने डील कैसे करना है, या आप बोल क्या रहे हैं उसके सामने। We will just speak कि हमने बोल दिया, अच्छा मैंने तो वैसे ही बोला था बेटा, वो कहा, and later on वो उसका क्या impact उसमें है, we never know, right? मतलब उनको डिवाइड किया जाता है। अगर कोई मम्मी या पापा से पूछते हैं कि मम्मी मेरे को ऐसा हुआ बॉडी में, वो क्या है, नहीं ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, है ना। तो फिर क्या करेंगे, वो फ्रेंड से पूछेंगे, गूगल करेंगे, एआई से पूछेंगे, वो तो ऑब्वियसली हमें वैलिडेट करेंगे, है ना। ये जो ब्रेकअप का बोल रहे थे सब आजकल चैटजीपीटी से पूछते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड ने कैसे बोला, मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो एआई तो आपको वैलिडेट ही करेगा, है ना। दे विल नॉट शो यू एम्पैथी, दे विल नॉट शो यू सिंपैथी। Exactly. AI will provide you the brutal information. अब हमें नहीं पता कि अभी आपकी स्टेज ऑफ माइंड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट आ रहा है, चैट जीपीटी ने आपको आंसर दिया और आपने उस पर सुसाइड कमिट कर लिया, है ना। तो चैट जीपीटी और ह्यूमन में ये डिफरेंस है। अगर आप किसी ह्यूमन से, मतलब उस ह्यूमन से जिसको थोड़ी समझ है, तो थोड़ा आपसे बड़ा है, उससे आप पूछोगे तो वो आपको हो सकता है लॉजिकली और रैशनली चीजों को डील करेगा, और वो देखेगा कि आपकी इमोशनल कंडीशन अभी क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बट चैट जीपीटी में ये एबिलिटी अपने आप में पट्टी लगा ली है लाइक गाड़ी, एंड हम उसे देखना ही नहीं चाहते कि मतलब कि बच्चा अगर टीन एज में आ गया है तो मतलब कि उसकी हो सकता है कि उसको भाई कोई लड़का या लड़की उसको अच्छी लग सकती है, फिजिकली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो इमोशनल का बैलेंस वो नॉर्मल है ना। लेकिन ऐसे कोई प्लेटफॉर्म या चैनल बनाया ही नहीं गया है, मतलब फैमिली उसको एड्रेस करेगी नहीं। अगर आप मम्मी के पास बोलिए नहीं ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है, पापा के पास तो जाओगे ही नहीं, ठीक है, अपने किसी दोस्त के पास जाओगे तो वो सिमिलर उसी सेम फेज में है। तो मुझे लगता है कि अभी मतलब हमारी सोसाइटी पता नहीं इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर पा रही है ना। फिर वही सोल्यूशन होगा कि 18 साल में, पहले समय में तो यार 14-15 साल में शादी हो जाती थी, है ना, वो फेज ही उनकी लाइफ में आता ही नहीं था। तो अभी हमारी शादियां हो गई है 30s में, लेट 20s में, एंड हम उस सोसाइटी के उतने बड़े जो फेज है उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे। हम माने नहीं चल रहे कि रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, किसी भी चीज पे हो सकता है, उन चीजों को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है एड्रेस करने से पहले तो हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं, हमारा बेटा ऐसा हो सकता है, हमारी बेटी ना हो तो ऐसे नहीं हो सकती। दिस इज मुझे लगता है कि उस चीज को एक्नॉलेज करना एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, पहला स्टेप है। उसके बाद हम और चीजों की बात करेंगे, लेकिन उसको एक्नॉलेज ही हमारी सोसाइटी भी कर नहीं पा रही है। मतलब आपकी मम्मी से अगर मैं बोलूँ कि आपके बेटे का रिलेशन नहीं, हमारा बेटा ऐसा हो सकता, आज पे कहूँगी यार नहीं हमारा बेटा रिलेशन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मतलब ये चीजें मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी फैमिलीज को, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन चीजों को एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि भाई ऐसा हो सकता है, और वो ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल बच्चे के साथ होगा, वो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है जो उस स्टेज में है। पहले से जब
जब मैं उत्तराखंड आया 4 months, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा गया था, शादी नहीं हुई क्या? पहले तो पूछे कि बच्चे कितने हैं, तो मैंने बोला मैंने शादी नहीं की है, तो बच्चे कैसे होंगे? अरे शादी क्यों नहीं की इतने एज में? आप हो गए ना, आप इतना ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। मैंने बोला आई डोंट थिंक आई एम मेंटली रेडी टू गेट इनटू दैट स्टेज। नहीं, इस उम्र में तो करना चाहिए। हमारी बेटी हम लोग एक पूजा में गए थे, माय फ्रेंड सोशल वर्कर, तो आंटी ऐसे मजाक कर रहे थे, मेरे घर के बहू बन जाओगे। That is their conception, the social stigma, the social norms. क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है ना, उन्होंने ये चीजें फेस नहीं की, क्योंकि उनकी शादी तो बहुत जल्दी हो जाया करती थी उस समय। मुझे लगता है कि अब उनके पास कोई अवेयरनेस एजुकेशन का मीन्स तो है नहीं, तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि ऐसा होता ही नहीं, नॉर्मल है, ऐसे ही होना होता ही नहीं, उनको समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि वो उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि बच्चा अगर टीनेज में है तो उसके साथ कुछ इमोशनल चीजें हो सकती हैं, वो किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकता है, वो चीजें वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं, वो तो बिल्कुल उनमें एक्सेप्टेंस इन चीजों के प्रति है नहीं। तो इसका एक बैड इम्पैक्ट ये भी हो रहा है कि जैसे अगर हम कहें कि बच्चे को मतलब ये है कि ना नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, बस कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके माँ बाप मान गए, उन्होंने कहा कि हाँ मान जाओ मान गए। सो यहाँ पे इसका बैड इम्पैक्ट ये है कि हम ये रैशनल नहीं हो पा रहे कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। वो कहते हैं ना बचपन का प्यार वाला, तो वो है। बस उन्होंने कहा कि 18 साल हो गए, so we are dealing with these cases also. Even मैंने अभी रिसेंटली एक ऐसा केस डील किया जिसमें 15 इयर्स की बच्ची ने शादी कर ली। उसने शादी कर ली, दे डोंट इवन नो कि पॉक्सो भी कुछ चीज है, दे डोंट इवन नो कि बाल विवाह नहीं है यहाँ पे अलाउड है। तो उससे क्या हुआ कि दोनों की लाइफ वहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गई ना, कि दोनों ही अभी इतने डिस्टर्ब हो गए। तो ये चीज, इसका ये बैड इम्पैक्ट ये भी हो रहा है कि इंसान क्या कर रहा है कि खुद ही, मतलब बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे मम्मी पापा तो मान गए, तुम्हारे मान गए, हाँ मान गए, चल कर लेते हैं शादी। तो हम लोग क्या नहीं कर पा रहे कि हम ये नहीं कर पा रहे ठीक है क्या मेरे लिए सही भी है या नहीं है। If we will openly talk about this कि ठीक है, this is also a thing, love marriage can be a good marriage, तो वो भी एक अच्छी हो सकती है। जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप में हमेशा मैरिज ही हो, it's not necessarily true, बट मुझे लगता है कि वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जहाँ पर पर्सन कैन टॉक एटलीस्ट, टॉक करेगा। तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ ओपिनियन होगा, आपका कुछ होगा, तो 10 लोग होंगे तो 10 ओपिनियन आएंगे ना, 10 रास्ते आपको दिखाई देंगे। उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। बट मुझे लगता है कि वो चैनल ही कोई ऐसा अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए वो या तो चैट जीपीटी है या फिर अभी चैट जीपीटी। ये मैंने जो एग्जांपल बोला कि चाइल्ड मैरिज हो जाता है एंड देन द वुमन इज नॉट हैप्पी सेटिस्फाइड, इन-लॉज की तरफ से टॉर्चर है, तो तब जाके बेहोशी की दिक्कत शुरू हो जाती है ना, दैट इज कनेक्टेबल। क्योंकि अब हम सोचते हैं कि अब ये लड़की में कोई दोष है, ऊपर ये वाली दिक्कत है ना, उसको हम ऊपर आवाज आ गई या माता आ गई, तो उसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं डिसोसिएशन, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस। अब छोटी बच्ची है, वो घर को संभालना है, बच्चे हो गए हैं, हस्बैंड का नीड्स है, इन-लॉज का अलग नीड्स है, खुद के अलग नीड्स है जो नेग्लेक्टेड है, तो अब क्या होगा, माइंड विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, राइट। तो ग्लास में इतना पानी भरा, थोड़ी देर बाद ओवरफ्लो हो गई, सो इन द सेम वे द बॉडी डिसोसिएट्स। फिर बेहोशी इज नॉर्मल, सो दैट द बॉडी इज नॉर्मल, फील्स इन द थ्रेशोल्ड वाला चीज, सो दैट इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, वेरी कॉमन इन रूरल एरियाज, है ना। तो फिर हम उसको गॉड से रिलेटेड कर लेते हैं या सुपरनैचुरल पावर से रिलेटेड कर लेते हैं, एंड देन कंसीडर देम एज एन आउटकास्ट कि आप ये नहीं रहेंगे हमारे साथ और ये ऐसा है वैसा है करके, दैट इज अ साइकिल अगेन। इसको हमेशा नेगेटिव है यार, नेगेटिव कुछ दिक्कत हो गई है। प्लस मुझे लगता है ना कि विमेंस के पास तो सपोज करो कि सपोज किसी महिला की अर्ली मैरिज हो जाती है, अर्ली उसके बच्चे हो गए, तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ तो इतनी बिजी हो जाती है कि उनके पास अपने लिए कभी समय नहीं है, अपने इमोशंस को जो फील कर रही है उसके बारे में सोचने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको उनका जो आउटपुट है उसको कन्वर्ट करके उसको डिसॉल्व करने के लिए उनके पास कभी टाइम नहीं होता। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली वो जो बनेंगी एक फ्रस्ट्रेटेड, मतलब किस तरह से वो बनेंगी, और उसके बाद उनको क्या होता है कि हम पहाड़ों में देखते हैं कि वो जो भी वो किसी देवता का अवतार हो जा रहा है, तो मुझे लगता है वो भी जो हिडन इमोशंस है ना, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका वो आउटकम उस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारी सोसाइटी उसको अलग तरीके से पोर्ट्रे करती है। मूवी आल्सो इन दिस, एक मूवी अभी रिसेंटली आई थी, कांतारा। कांतारा इज कॉम्प्लिकेटेड, I think the mountain to थी। कुछ तो वो एक वो फीमेल जो कि घर के बार वो उसने अपना डांस भी छोड़ दिया, क्लासेस एंड देन आफ्टर दैट
कि अच्छा ये ऐसे बनाए चटनी तो सिलबट्टे में पीस के अच्छी होती है, तो फैमिली का उसमें काफ़ी सारा चीज़ें दिखाया गया है जिसको देखने नेम ऑफ दैट मूवी। तो वो भी इससे रिलेटेड है कि कैसे अपने को सप्रेस करते करते एक बार एक फिर सारा ऐसा, क्योंकि जैसा ये मैम ने जो चीज कहा ना कि हिडन इमोशंस बाहर आती है भगवान के रूप में, सो दैट इज एक्चुअली ट्रू। रिसर्च में कहा जाता है कि जैसे अभी आई एम नॉट गेटिंग वैलिडेशन और लव फ्रॉम माय हस्बैंड एंड एज अ वुमन एंड आई एम नॉट गेटिंग प्यार फ्रॉम माय इन-लॉज, तो अब क्या होगा, अब उनका एक ही रास्ता है, सब लोग भगवान को मानते ही मानते हैं, है ना। तो जब ऊपरी आवाज आ जाती है, सो नाउ दे बिकम गॉड और गॉडेस, सो व्हाट दे गेट एक्सेप्टेंस, they get noticed, they get love and care, they get respect that has been denied from the society. तो फिर वो एक फेज आता है and then people continue, और फिर वो एक पैटर्न बन जाता है of dissociating for your emotional balancing. It's never a drama, we never call that drama, it's emotional regulation. जैसे हम ये बात कर रहे थे कि हमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें ये भी बात है कि हमें ही पता नहीं होता कि यार हमारे साथ कुछ हम कुछ गलत सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ मेंटली हम कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं करके ना। तो ऐसे जैसे आप कुछ अगर बताना चाहें कि हम कैसे कुछ ऐसे सिम्टम्स या ऐसे कोई लक्षण हो सकते हैं जिससे कि मेरे को पता चले कि यार मैं कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ या मेरा कोई साथी है जो वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और कैसे एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि पहला सिम्टम्स यही होता है कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। द फर्स्ट सिम्टम इज लाइक यू विल नॉट लाइक टू डू जो रेगुलर थिंग्स है, नॉर्मल थिंग्स है, जो आपकी रूटीन थिंग्स है, आपको मन नहीं करेगा कि आप इस तरह से उठो, आपको मन नहीं करेगा अपने ब्रेकफास्ट बनाओ या खाओ, या आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, या आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करेगा। तो जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनसे आपका जो इंटरेस्ट होता है एक तो वो खो जाता है ना। दूसरा ये होता है कि इंसान अपने आप को आइसोलेट ज़्यादा कर लेता है, जैसे कि मैं अपने दोस्त से अगर बात करना चाहती हूँ, मेरा दोस्त मुझे फ़ोन कर रहा है, मेरा चला चलते हैं या स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, तो हम उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे या उसको अवॉइड करेंगे, है ना। ये दूसरा सिम्टम है कि मतलब अवॉइडेंस जो होता है, सोशल जो इंट्रैक्शंस होते हैं उनसे व्यक्ति क्या करता है, अवॉइड करता है ना। तो फिर वो क्या करेगा, अपने आप को आइसोलेट करके में भी फिर अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज वगैरह है, ये अगर आप ये पैटर्न देखोगे, कोई व्यक्ति आ सकता हो कोई सब्सटेंस अब्यूज नहीं करता था, लेकिन हो सकता है कि ड्यू टू उस पर कोई प्रेशर है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं मेंटली वो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो वो इस तरह की चीज़ों की तरफ भी जो रुझान होता है बच्चों का वो बढ़ जाता है। तो मे बी इट में भी कोई भी हो सकता है, वो फ़ोन का एडिक्शन जो है वो भी एक तरह का एडिक्शन ही है, उसको भी हम एडिक्शन में काउंट करते हैं। वो दिन भर फ़ोन चला रहा है, दिन भर मूवी देख रहा है, बिंज वॉचिंग कर रहा है ना, या फिर स्मोकिंग करने लग गया या कोई बिंज ईटिंग इज क्वाइट कॉमन, है ना, सारा प्रोसेस फूड खाने। अब उसके लिए एक ही है कम्युनिकेशन, राइट। अनलेस एंड अनटिल यू कम्युनिकेट, यू वेंट आउट, राइट। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, इट कैन बी रिलीजियस बेस, है ना, बाय थ्रू चैटिंग और थ्रू